नमस्कार। सोचिए, इंडियन इकोनॉमी को पर्दे के पीछे से आखिर कौन सी ताकतें चला रही हैं? आज हम ऐसी ही 3 छिपी हुई शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेड डील, एक बैंकिंग स्ट्रैटेजी और एक ऐसा खतरा जो हमारी आंखों के ठीक सामने है, और देखेंगे कि ये सब मिलकर स्टॉक मार्केट पर कैसे असर डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल झटके से जिसने भारत के एक बहुत बड़े और पुराने उद्योग में हलचल मचा दी है। उसके बाद हम नजर डालेंगे कि कैसे एक बड़ा बैंक एक ऐसा दांव खेल रहा है जो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर की दिशा ही बदल सकता है। और आखिर में बात करेंगे उस खतरे की जो हर दिन हमारे आसपास है, लेकिन जिसकी आर्थिक कीमत को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है टेक्सटाइल सेक्टर में फैली एक घबराहट से। हुआ ये कि इस हफ्ते इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में अचानक से एक बड़ी गिरावट आई। कुछ बड़े स्टॉक्स तो 6% तक गिर गए। और हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह कंपनी की कोई खराब रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि हजारों मील दूर हुई एक पॉलिटिकल घटना थी। और वो घटना थी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुई एक नई ट्रेड डील। जी हां, सिर्फ इस एक समझौते ने इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? पहली नजर में तो लगता है कि भारत का 18% टैरिफ बांग्लादेश के 19% से बेहतर है, लेकिन असली खेल वो शर्तों में छिपा है। इस डील के तहत बांग्लादेश को कुछ शर्तों के साथ 0% टैरिफ पर सामान बेचने का मौका मिल गया है, जिससे उनके प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में भारत से कहीं ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। और ये झटका कोई छोटा मोटा नहीं है। भारत हर साल लगभग $9.5 बिलियन के कपड़े अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बाजार है, जहां अब हमें एक नए और बहुत कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फायदा किसी छोटे मोटे कॉम्पिटिटर को नहीं मिला है। ये मिला है बांग्लादेश को, जो पहले से ही टेक्सटाइल की दुनिया का एक पावर हाउस है। उनके पास मजदूरी बहुत कम है, विशाल फैक्ट्रियां हैं और वेस्टर्न मार्केट्स के साथ व्यापार का दशकों पुराना अनुभव भी है। ये नई डील उनकी इन ताकतों को और भी मजबूत बना देगी। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव शॉक है। ये हमें याद दिलाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। चलिए अब बाहरी खतरों से हटकर देश के अंदर क्या बड़ी हलचल हो रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी है बैंकिंग की दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। खबरें आ रही हैं कि एक्सिस बैंक माइक्रो फाइनेंस की एक बहुत बड़ी कंपनी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को खरीदने की बातचीत कर रहा है। मतलब एक बड़ा बैंक भारत के सबसे छोटे कर्जदारों पर एक बहुत बड़ा दाम लगा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये कितना बड़ा बैंक छोटे छोटे लोन्स देने वाली कंपनी को आखिर खरीदना क्यों चाहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आरबीआई का नियम, जिसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल। सीधे शब्दों में कहें तो आरबीआई ये जरूरी करता है कि बैंक अपने टोटल लोन का एक हिस्सा खेती, छोटे बिजनेस और कम आय वाले जरूरी सेक्टर्स को दे। और इस नियम को पूरा करने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सोने की खान की तरह हैं। तो एक्सिस बैंक के लिए ये एक तीर से 3 निशाने साधने जैसा है। पहली बात, वो आसानी से आरबीआई के नियमों को पूरा कर लेंगे। दूसरा, इन छोटे लोन्स पर ब्याज दर ज्यादा होती है, जिससे बैंक का मुनाफा बढ़ सकता है। और तीसरा, टाइमिंग एकदम सही है। कोविड के बाद अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फिर से स्टेबल हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये डील एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ज्यादा मुनाफे और तेजी से ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। ये कर्जदार काफी हाई रिस्क होते हैं और इस सेक्टर में पॉलिटिकल दखलंदाजी का खतरा भी हमेशा बना रहता है। और अब हमारी आखिरी कहानी, ये एक ऐसे रिस्क के बारे में है जिसे अब बिजनेस और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो गया है। $260 बिलियन, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक अनुमान है कि सिर्फ 2024 में वायु प्रदूषण से भारत को $260 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और ये सिर्फ हेल्थ पर होने वाला खर्च नहीं है, इसमें काम पर ना जा पाने से हुआ प्रोडक्टिविटी लॉस और बाजार में घटी डिमांड भी शामिल है। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए आईएमएफ की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट
गीता गोपीनाथ का ये स्टेटमेंट ही काफी है। उन्होंने कहा था कि प्रदूषण से भारतीय अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हो रहा है उतना किसी भी ट्रेड टैरिफ से नहीं हुआ है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं रह गई है, इसका असर जमीन पर बड़ी बड़ी कंपनियों पर साफ साफ दिख रहा है। जैसे शॉपर स्टॉप ने अपने मुनाफे में 69% की भारी गिरावट का एक कारण प्रदूषण को बताया। जेप्टो के नए स्टोर प्रदूषण के नियमों की वजह से देर से खुले, और रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी DLF हर साल प्रदूषण के कारण कंस्ट्रक्शन के 30 से 45 दिन गंवा देती है। तो बात साफ है, प्रदूषण अब सिर्फ एक एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए एक बार बार आने वाली रुकावट बन गया है। अब एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को इसे भी इंटरेस्ट रेट्स की तरह ही एक रिस्क फैक्टर मानकर चलना होगा। तो जब हम इन 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये 3 कहानियां हमें एक ही बात बताती हैं कि इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ कंपनी के बैलेंस शीट देखकर नहीं किया जा सकता। पहली कहानी यानी ट्रेड डील बताती है कि जियोपॉलिटिकल ताकतें रातों रात पूरे उद्योग का खेल बदल सकती हैं। दूसरी कहानी बैंक वाली दिखाती है कि ग्रोथ की तलाश में कंपनियां नए और बड़े जोखिम उठा रही हैं। और तीसरी कहानी प्रदूषण वाली साफ करती है कि जिन बाहरी फैक्टर्स को कभी नजरअंदाज किया जाता था वो अब सीधे सीधे कंपनियों के मुनाफे पर असर डाल रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन 3 ताकतों व्यापार, रणनीति और पर्यावरण में से वो कौन सी एक ताकत होगी जो भारत के अगले दशक की कहानी लिखेगी?